वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी। पहले इसके बच्चे का पॉजिटिव आया था, फिर इसके घर में जब टेस्ट करवाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगी। उसमें अब सारे घर वाले सारे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला मिलने पर राज्य सरकार अलर्ट। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जिन्होंने सीक्वेंसिंग की, उसमें हम कर रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट और K417N के म्यूटेशन से मिलकर बना है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट संभावित तीसरी लहर की बन सकता है प्रमुख वजह। डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को दे सकता है चकमा। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर न करने की आशंका। हेल्थ एक्सपर्ट्स की आशंका, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ असरदार न हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट को बताया जा रहा है बेहद संक्रामक। डेल्टा प्लस से सावधानी डबल प्लस। कोरोना संकट की दूसरी लहर भले ही फिलहाल शांत होती दिख रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना का नया अवतार, इसने टेंशन पैदा कर दिया है। कोरोना के नए रूप डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। मरुधरा में डेल्टा प्लस का पहला केस आ चुका है। राज्य में प्रशासन अलर्ट मोड पर जा चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि अगर तीसरी लहर आई तो इसके पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगा। ये वेरिएंट कितना घातक है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स अलग अलग अंदेशे जता रहे हैं। कितना खतरनाक है, क्या लक्षण है, कैसे बच सकते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे तमाम बातें। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर असीम समर, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर लोकेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डेल्टा प्लस के बारे में हम जानेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कुछ अंदेशे जो पहला केस सामने आने के बाद आए हैं वो पूछना चाहते हैं। एक तो ये कि कभी भी कोरोना या उसका कोई भी स्ट्रेन कहीं पर डिटेक्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो उसी केस के साथ रुक गया, वो संख्या आगे बढ़ी। इसका मतलब है कि डेल्टा प्लस अब मरुधरा में दस्तक दे रहा है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, और डेल्टा प्लस आए चाहे डेल्टा है कुछ और आए। बेसिकली ये सब इनकी प्रिडिक्शंस जो है ना, वो सब प्रीमेच्योर प्रिडिक्शंस हैं। कभी भी कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने % लोग मास्क लगा रहे हैं, कितना उनसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, कितने लोग प्रिकॉशंस रख रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। और जो भी डेटा अभी तक अवेलेबल है, चाहे ICMR का हो, चाहे WHO, चाहे UK या और कहीं जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस पे वैक्सीन काम नहीं करेगा और आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगा या बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी है। ये सब प्रीमेच्योर डिसीजन है। अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता इसका कि जब तक पूरी ऑथेंटिक डेटा अपने पास नहीं आता, इसका स्प्रेड का, इसकी इन्फेक्टिविटी का, इसके वैक्सीन के कारगर होने का, तब तक इसके बारे में नहीं कहना प्रीमेच्योर। लेकिन डर क्रिएट करना, डेफिनेटली डर क्रिएट नहीं करना चाहिए था, लेकिन सावधानी अपन को पूरी रखनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। वैक्सीन भी इनमें कारगर हैं सब में। बार बार जो भी लिटरेचर अभी तक अवेलेबल है उसमें वैक्सीनेशन भी कारगर है। आपको सोशल डिस्टेंस, मास्क भी रखनी है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और ये बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि भीड़ में लोग कितना इकट्ठे होंगे, कितना लॉकडाउन का फॉलो करेंगे लोग, वो सारे कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इन चीजों पे
कि कोई भी नया वेरिएंट किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स साथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अकेला वेरिएंट जनरली जो होते हैं नए वेरिएंट, वो ज्यादातर इन्फेक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, सीवियरिटी इंक्रीज नहीं होती, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जितने वेरिएंट जो आए हैं उनकी सीवियरिटी इतनी नहीं होती, ठीक है, केस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन केस बढ़ते जब हैं जब बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स अगर जुड़े हुए रहते हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग लग रहे, क्लोज स्पेस में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो वेरिएंट से कितना स्प्रेड करेगा। अदरवाइज इतना डरने और उसकी जरूरत नहीं है, सावधानी पूरी रखने की जरूरत है, वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना जरूरी है। और बाकी कोई भी इस चीज की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, सब इमेच्योर प्रेडिक्शंस है कि ऐसा हो जाएगा, इस वेरिएंट में ऐसा हो जाएगा। आज अभी तक जितना लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि बच्चे प्रभावित होंगे और बुरी तरह से प्रभावित होंगे, फिर एकाएक कहा जाने लगा कि नहीं चांसेस हैं कि बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली क्या क्या बातें ऑन टेबल हैं जो फाइनल है, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है और जो फाइनल है डेल्टा प्लस को लेकर, वो है क्या? ऐसा कोई भी वायरस आता है, चाहे फर्स्ट वेव में आए चाहे सेकेंड वेव में आए, वायरस जो है हमेशा नए होस्ट की तलाश करता है। अगर वायरस अगर आ रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, तो हमेशा ज्यादातर जहां तक संभव होता है वो नए होस्ट हो जाता है। तो इसलिए अब ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों में आएगी, लेकिन सेकंड वेव में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे सेकंड वेव में अफेक्ट हुए थे, और ठीक है सीवियरिटी नहीं आई बच्चों में, वो बात सीखे, तो थर्ड वेव में भी सीवियरिटी नहीं आएगी। तो अपन को पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। अगर डर का माहौल क्रिएट होगा तो पैनिक क्रिएट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग भागेंगे अस्पतालों में, कम सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड मॉडरेट सीवियर जाके बेड ऑक्यूपाई करेंगे, माइल्ड मॉडरेट सीवियर जाके ऑक्सीजन बेड्स की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऑक्सीजन की क्राइसिस क्रिएट करेंगे। तो मेन अपन को डर दूर करना जरूरी है लोगों में। कोई भी वेरिएंट आए, किसी भी तरह का वायरस आए, वैक्सीन में सब में कारगर है, बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो वायरस कितना स्प्रेड करेगा। तो अपन वो सारे फैक्टर्स कम कैसे कर सकते हैं? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। तो अपन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर डर क्रिएट होगा, पैनिक क्रिएट होगा, तो बहुत ज्यादा लोग अस्पतालों में भागेंगे। जिनको एक्चुअल जरूरत है ऑक्सीजन की या बेड्स की जरूरत है, जिनको एक्चुअल सीवियर केसेस को या मॉडरेट टू सीवियर केसेस को जरूरत है, उनके लिए क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। उन सब चीजों से बचना है अपन को। और कहीं कोई वेरिएंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। प्रॉब्लम हमेशा जब क्रिएट होगी, जब पैनिक क्रिएट होगा, लोग बाग अस्पतालों में भागेंगे, जहां भीड़ इकट्ठी होगी। डॉक्टर लोकेंद्र, मैं आगे आपके पास आता हूं। मैं डॉक्टर असीम अब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर असीम, देखिए जो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बेसिकली म्यूटेट होकर बना है। कोरोना वायरस म्यूटेट हुआ है और उस स्टेज पर पहुंचा है। अब हर म्यूटेशन के साथ वायरस स्ट्रांग होता है, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और पहले से ज़्यादा मार करने की क्षमता रखता है, इसलिए सावधानियां तो अब और बढ़ानी होंगी। स्वप्निल जी, या आप सही कह रहे हैं कि ये वेरिएंट जब आएगा कोरोना का, चाहे वो डेल्टा प्लस हो चाहे उसके बाद के भी वेरिएंट हो, जब भी नया वेरिएंट आता है थोड़ा पैनिक तो पब्लिक में होता ही है। और दूसरी बात है कि शुरू में थोड़ा इम्यूनिटी के स्तर पे भी जो पेशेंट प्रारंभिक रूप से अफेक्ट होते हैं वो हमेशा नए सिम्टम लेके आ जाते हैं। कभी कुछ नए सिम्टम आते हैं और कुछ पुराने सिम्टम रहते हैं, तो वो उस नए सिम्टम्स की वजह से थोड़ा पैनिक क्रिएट होता है। पब्लिक भी न्यूज़पेपर पढ़ती है, आपके न्यूज़ चैनल्स देखती है, तो एक नई तरीका एक सेंसेशन क्रिएट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम जितनी आबादी को वैक्सीन लगा देंगे उसके लिए उसके अंदर एक बेसिक लेवल पे इम्यूनिटी रहेगी, तो हम डेल्टा प्लस से भी लड़ सकते हैं। दूसरा, इसमें वेरिएंट आते क्यों हैं? क्योंकि ये आरएनए वायरस है और बहुत जल्दी रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट होते टाइम इसके के डीएनए में कुछ न कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उससे कुछ वेरिएशन जनरेशन होता है और वो वेरिएशन को हमारी बॉडी अलग से रिएक्ट करती है। इसलिए हम कहते हैं कि अब नई वेव आने वाली है, नई वेव आ जाएगी। तो अभी कोई भी वेव कभी भी किसी भी कंट्री को इतना अफेक्ट नहीं करेगी अगर उनका हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा, मतलब आउट प्रोपोर्शनली वो कम ना पड़ जाए। तो हमें बस तैयारी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे करनी है, और बाकी वेरिएंट आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि म्यूटेशन को, वायरस की म्यूटेशन को हम लोग नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं कि एक तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, कोविड का जो स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम पालन करते रहें,
और इम्यूनिटी को जो वैक्सीनेशन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा उसी के फेवर में है, तो हम वो वैक्सीनेशन के लिए जितनी ज़्यादा आबादी को हम कर पाएंगे उतना ही इसके असर को कम किया जा सकता है। और अब इसके बाद है कि सपोज वो वेव आई गई तो हम क्या करेंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऑक्सीजन के लेवल्स है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, बेड्स हैं, इन सबको हम बढ़ा के रखें। जैसे हमने लास्ट वेव में क्या गलती करी थी कि फर्स्ट वेव के बाद जनरली हमने ये सोचा कि कोविड चला गया और जो कोविड के जो ट्रीटमेंट सेंटर्स थे उसको हमने क्लोज कर दिए। हमने जो स्टाफ रिक्रूट किए थे उनको भी हमने वापस से सोचा कि चलो अब इनकी जरूरत नहीं है। हमने वेंटिलेटरी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया, ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाया, तो इसकी वजह से सेकेंड वेव की मार बहुत गहरी पड़ी। तो अब हम वो गलती नहीं करें, और क्योंकि इस गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि आदमी भी खुद भी, प्रशासन भी इंटेलिजेंट हो जाता है एक लेकिन सर अब समय तो सीमा के जंग के बाद। दो मोर्चे तो हम खुल रहे लोग हैं, काफी दूसरी सतर्क लहर अभी हैं, पूरी तरह सरकार से भी तो गई सतर्क नहीं है और तीसरी लहर दस्तक दे रही है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में। मतलब अब तो दो मोर्चे हो गए। जी हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन जो सेकंड वेव का असर तो चला गया है, वो ये बात सही है कि थोड़ा थोड़ा तो बेसलाइन और वेव तो अंडर करंट तो रहेगा, लेकिन अभी जो अगर फोकस है, अगर तीसरी वेव बनती है और जिसकी बहुत ज्यादा संभावना भी है, क्योंकि ऑलरेडी 30 स्टेट्स में काफी पेशेंट आ चुके हैं और हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि ये नहीं आएगी, हम लोग चुपचाप रह जाए, ऐसा नहीं है। तो अभी जो हमारे हाथ में वो भीड़ को इकट्ठी होने से रोकना। अभी जो सरकार अनलॉक की तैयारी कर रही थी, जैसे मॉल्स को या पब्लिक प्लेसेस को, सिनेमा हॉल्स को खोलने की, उसको अभी थोड़ा हम फ्रीज कर सकते हैं। हम थोड़ा इंतजार करें कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट अभी जो करंट डेटा है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत केसेस ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज में डिटेक्ट हो चुके हैं। और इसका जो बिहेवियर है, ये इसीलिए क्या दरअसल करेगा, क्या नए कल हमने symptom अपने लेके कार्यक्रम आएगा। में ये डिबेट में इस इशू को रेस किया था कि ठीक है अनलॉक के स्टेजेस को आप ला रहे हैं, लेकिन स्टेजेस योजनाबद्ध हों, चरणबद्ध तो ही हों, लेकिन योजनाबद्ध हों, नहीं तो चूक हो सकती है और तीसरी लहर भयावह हो जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि हमें पैनिक नहीं फैलाना है, लेकिन लोगों को इतना तो डराना है कि कम से कम वो लापरवाह न हो जाएं। डॉक्टर लोकेंद्र, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आपने कहा कि अगर पैनिक फैलेगा तो छोटी छोटी सी बात पर लोग अस्पताल आएंगे, दौड़ेंगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे जरूरतमंद की कुछ चीजों को। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल जब हम कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक स्टेज को देखते हैं तो फिर हम डेल्टा प्लस के लिए किन लक्षणों को मानेंगे? कहने का मतलब ये है कि अब हम किन लक्षणों को सीरियस लें और तभी अस्पताल आए? जितने भी लहर है, फर्स्ट लहर और सेकंड लहर हो, कोई भी वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस हो, ज्यादातर में जो पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि अपन जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की होती है। तो अपन ऑक्सीजन सैचुरेशन जो भी पैरामीटर्स जो हैं, सीवियर कोविड के जो पैरामीटर्स हैं, अपन उनको वॉच करें। अपन अपना ब्लड प्रेशर हो गया, अपन ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, अपना ये सीवियरिटी के जो सिम्टम्स हैं उनको वॉच करें। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही अब ऐसे डरने की जरूरत नहीं। अगर पैनिक चीज़ें क्रिएट होगी, अब इस समय अगर अपन सब चीज़ें प्री मैच्योर है एक्चुअल में, अपन सेकंड वेव कैसे रिएक्ट करेगी, कई राज्यों में सेकंड वेव चली गई, कहीं अभी तक आ रही है, थर्ड वेव आ गई, अभी सेकंड भी चल रही है, तो सेकंड थर्ड दोनों साथ चलेंगी, थर्ड पहले आएगी, फोर्थ पहले आएगी। ये सब प्रिडिक्शंस हैं, किसी की भी कैलकुलेशन कोई सही नहीं कह सकता। आईसीएमआर कुछ और कहता है, डब्ल्यूएचओ कुछ और कहता है, फिर डब्ल्यूएचओ कुछ और कहने लग जाता है। ये सब चीजें इमेच्योर है, सब चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आज की तारीख में महाराष्ट्र, केरला और कई जगह केसेस आपके सेकंड वेव के। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, जो चीजें फाइनलिटी के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो एसएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो चुकी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रदेश के हमारे धुरंधर वैज्ञानिक हैं वो जल्द ही किसी ठोस नतीजे के साथ सामने आएंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसको ट्रीट किस तरह से करना है, क्योंकि वो भी एक चैलेंज होगा। केसेस, ये सब चीजें जैसे जैसे केस आएंगे तब पता चलेगा। आज की सिचुएशन ये है कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में आईसीएमआर का या डब्ल्यूएचओ का कहीं का भी आप लिटरेचर देखें, चाहे ब्राजील का देखें, यूएसए की साइट्स देखें, सब साइट्स को भी अगर आज की तारीख में आप चेक करेंगे तो डेल्टा प्लस के बारे में एग्जैक्ट सही प्रिडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिडिक्शंस आ रहे हैं कि ऐसा इन्फेक्टिविटी हो जाएगी और सीवियरिटी ऐसा हो जाएगी और वैक्सीन कोई कहता है काम करेंगे और नहीं करेंगे, जबकि सब जगह अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी वैक्सीन भी कारगर है, आपकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी उसमें कारगर है, आपके सिम्टम्स भी हैं। तो अभी हमें डेल्टा प्लस को लेकर कितनी चीजें पता है जिनमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है? डेल्टा प्लस वेरिएंट्स को लेके प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपके वैक्सीन उसमें कारगर है। अभी जो मैंने लिटरेचर देखा आईसीएमआर का, इनका डेल्टा प्लस वेरिएंट में, दूसरा इसमें कोविड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो भी है, आपके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, भीड़ से बचना, वो सब कारगर है।
इसकी इन्फेक्टिविटी ठीक है, ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ज्यादा होगी इन्फेक्टिविटी, लेकिन ये भी प्रिडिक्शन है, प्रीमेच्योर प्रिडिक्शन है, अपन इसको भी क्लियर कट नहीं कह सकते। सीवियरिटी की भी जो प्रिडिक्शन है वो प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर प्रिडिक्शन है सीवियरिटी की, इसकी सीवियरिटी ऐसे होगी, ये सब प्रीमेच्योर प्रिडिक्शन है। अगर अपन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो सीवियरिटी कितनी भी आए अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग सीवियर हाँ, और यहाँ पर लोगों को एक बात और समझनी होगी डॉक्टर लोकेंद्र, जहाँ तक मैं मेरा नॉलेज है कि वैक्सीन एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट है। बुलेट प्रूफ जैकेट एक लेवल तक ही सुरक्षा दे सकता है, ऐसे में कभी भी गार्ड्स को डाउन नहीं करना है। डॉक्टर समीर, मैं माफी कीजिएगा डॉक्टर असीम, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये भी बात समझाना कि सबसे पहले तो आपको वैक्सीन लेना है, वही टेढ़ी खीर हो रही है। कई जगह पर लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते, लेकिन जो वैक्सीन ले लें वो अपने गार्ड्स डाउन कर दें कि अब तो हमने वैक्सीन ले लिया है, ये भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो होगा नहीं। डॉक्टर असीम। नहीं, ये सही है, लेकिन एक बात है कि आप देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट मोर देन 80% पॉपुलेशन में ये तो पता लग ही गया है कि वैक्सीन लेने से फायदा हुआ है लास्ट कोविड वेव के अंदर भी, और उनको बचाव हुआ है। तो आदमी अभी हम ऐसे तो 100% तो किसी को एजुकेट कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि ये है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इसकी इम्यूनिटी का, ये तो सबको मानना पड़ेगा और माने हैं। और आप और मीडिया लोगों ने जो इतना सचेत किया है उसका प्रभाव तो पड़ा ही है। अभी आप देखिए, कभी भी हम वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर से निकलते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वो लंबी लाइन यही शो करती है कि सब लोग लगाना चाहते हैं। इवन एक वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी आपने देखा है कि लोगों को कुछ ना कुछ इम्यूनिटी मिली है और उससे उनका ट्रीटमेंट कर्टेल हुआ है, अगर उनको कोविड हुआ है तो भी। तो 2 वैक्सीन के बाद तो इम्यूनिटी काफी अच्छी हो जाएगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितनी ज्यादा वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन रहेगी उतना ही इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का असर भी कम होगा। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कुछ लोग समझ सकते हैं। आज ही एक डेटा है कि जो लोगों की यूएस में और यूके में डेथ हुई है कोविड से, उनके अंदर उन्होंने लिखा है कि 99% नॉन वैक्सीनेटेड थे। इसका मतलब है कि जो वैक्सीनेट हो गए उनको तो प्रोटेक्शन मिला ही है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करें, और पॉपुलेशन को भी और सरकारी तंत्र को भी ये करना चाहिए कि वैक्सीनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर भी बल दिया जाए तो अब सोशल डिस्टेंसिंग में कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होगा? एक तो पहली बात ये कि हम उस जगह पे जाए ना जहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत पड़े, यानी भीड़ में ना जाएं। और दूसरा वही जो हमारे पास पुराना पैरामीटर है 6 फीट डिस्टेंस, 2 गज की दूरी। और हम तो कहते हैं कि आप अननेसेसरी किसी भीड़ के हिस्सा बने ही नहीं। और दूसरा है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी डिस्टेंस पे भी नहीं खड़े रहे। जैसे आप सोचो हम तो 1 घंटा बात कर लें और डिस्टेंस पे खड़े तो उसका असर भी कम हो जाता है। 6 फीट डिस्टेंस 6 मिनट से कम बात करें तो ज्यादा बेहतर है, उसका ज्यादा इफेक्ट तभी आता है। ठीक है, दैट इज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। ठीक है डॉक्टर लोकेंद्र, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब देखिए, जितना मैंने महसूस किया, रोज ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस तक आते हैं, रास्ते भर हम चीज़ों को देखते हैं। मंथली 2 बार सब्जी खरीदने तो जाना ही पड़ता है। कोशिश ये करते हैं कि ऑनलाइन ही बुला लें, लेकिन एक आध बार तो जाना ही पड़ता है। अब मैं पूछना ये मैंने जो देखा है सड़कों पर, वो ये देखा है कि लोग जो मास्क लगाकर तो निकले, क्योंकि मास्क के बिना कहीं एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन एंट्री लेने के बाद वो मास्क नाक से नीचे आ गया या फिर वो गले में पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि खतरा तो हर जगह बना हुआ है। अब जब ये कहा जा रहा है कि कोरोना हवा से भी फैलता है तो खतरा तो है, हम इस बात को नकार तो नहीं सकते। और सिर्फ ये कहें कि लोग पैनिक में आ जाएंगे इसलिए उनसे सच्चाई छुपाएं, ये भी होना नहीं चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि खतरा कितना बड़ा है, ताकि वो उसके लिए तैयारी रखें और सावधानियों को बरतें। मेरा सवाल आपसे ये है कि किन चेंजेस को, बॉडी में आ रहे चेंजेस को हम सीरियसली लें, किन चीजों को हम लक्षण माने? लक्षण तो जैसे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो लक्षण में माइनर चेंजेस हुए थे, तो थर्ड वेव में भी लक्षण में ऐसे कोई विशेष चेंजेस होने वाले नहीं है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, अपन को जो ऑक्सीजन सैचुरेशन का ध्यान रखना जरूरी है। फीवर अगर 102 से ज्यादा लंबे टाइम तक स्टैंड करता है तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपकी सीवियरिटी को इंडिकेट करती हैं, कोरोना की जो सीवियरिटी को इंडिकेट करती हैं। वो ही चीजें आगे भी रहनी है, ऐसा कुछ अभी तक
क्लियर नहीं है कि थर्ड वेव में जो है लक्षण कुछ और चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड वेव में ये जरूर हुआ कि यंग पॉपुलेशंस की डेथ हुई। वजह ये थी कि यंग पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं थी, और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय जो डेटा लिटरेचर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे फर्स्ट वेव का डेटा देखें या सेकेंड वेव का डेटा देखें, जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें मॉर्टलिटी बहुत कम है। मॉर्टलिटी ज़्यादातर जो 99% हुई है वो सब नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में हुई है। अगर लोग मास्क लगा रहे हैं और वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत सिक्योर हैं। कई कंट्रीज ने तो वैक्सीनेटेड हैं तो मास्क लगाना भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर भीड़ से अपन क्लोज स्पेस में भीड़ से अगर बचेंगे तो डेफिनेटली अपन को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपन अपने सिम्टम्स को भी वॉच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई ग्रेड फीवर है और साथ में ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जरा से आपको कुछ भी परेशानी हो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं, फीवर अपना चेक कर सकते हैं, और फिर भी जरूरत लगे तो ब्लड टेस्ट या पैरामीटर चेक करा सकते हैं। लेकिन आप सिटी स्कैन के लिए और आरटीपीसीआर के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ थोड़े से सिम्टम लगे आप करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा चैलेंज डॉक्टर असीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ा चैलेंज दरअसल हमारा सोशल फाइबर है। हम अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डरा दें तो हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएं, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी एस्केप रूट दे के रखेंगे कि नहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं। ये हमारा सोशल फाइबर है, ये इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन है। ऐसे में मैं लास्टली बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे दर्शकों से अपील करें या उन्हें बता दें क्यों ज़रूरी है अभी भी, और डेल्टा प्लस से और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत क्यों है। स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि पब्लिक पैनिक हो जाएगी या पब्लिक बहुत ज्यादा अपना खुलापन बिहेवियर रखेगी, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं जो डेटा कलेक्शन करती है वो सच ही बताए, चाहे पब्लिक को अच्छा लगे बुरा लगे, पैनिक हो चाहे ना हो। क्योंकि वो आज हमने देखा है कि वर्ल्ड ओवर उन लोगों ने ज्यादा कंट्रोल किया, उस कंट्रीज ने ज्यादा कंट्रोल किया जिन्होंने अपने डेटा में सच्चाई रखी। हम जनरली देखते हैं कि सरकारें भी कंसील करने लग जाती है डेटास को, वैसा नहीं करना है। और अगर हर आदमी हर फैक्ट को अपने मेंटल स्टेटस से ही लेता है, तो हम सरकार को भी ये करना चाहिए कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ रेडी रखें, और पब्लिक को भी डरने वाली बात से डरना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जब नहीं डरेंगे और ऐसा अनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे और फिर लगेगा कि हमने कुंभ के मेले लगा दिया है, कोई बड़ी पॉलिटिकल रैली कर दी और फिर अचानक से उसमें वेव क्या मतलब सुनामी आ गई, तो फिर वो चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा एडवर्सली अफेक्ट करती है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हजारों बेड के हम हॉस्पिटल लगा दें। हॉस्पिटल आपने बेड्स लगा भी दिए तो आप उसको मैनेज करने के लिए आप नर्सिंग स्टाफ को, डॉक्टर्स को कहाँ से अरेंज करेंगे। तो बेटर ये है कि हम सभी डेटा जो भी अभी चल रहा है वो सब सच्चाई के साथ सामने लाएं और पब्लिक को बताएं कि आप सावधान रहना जरूरी है, ये चीज हो रही है, इसके ये सिम्टम्स हैं। और कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बाकी सब पुराने सिम्टम होते हैं। तो एक चीज तो ये कर सकते हैं कि लोग जिनको बुखार से कुछ ऐसा सिम्टम है जो आपको लगता है कि ये मतलब कि किसी मौसम से रिलेटेड नहीं है, एटलीस्ट वो लोग तो कभी भी भीड़ में ना जाएं ताकि दूसरे लोग तो अफेक्ट ना हो। और सरकार ये कर सकती है कि अभी तो ठीक है, चलिए शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।